वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। आज हम बात करेंगे कि डीडीओ अपने स्तर पे कौन कौन से अवकाश है वो स्वीकृत कर सकता है और कितनी अवधि तक के अवकाश स्वीकृत कर सकता है। तो ये जानकारी मैं आपको आरएसआर के नियमों के आधार पे और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कृपया जो भी आरएसआर का जो लेटेस्ट नियम है वो देखें, क्योंकि नियमों में हर बार बदलाव होता रहता है, कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है किसी कुछ अवकाश में कुछ चेंज हो जाए। तो जो भी लेटेस्ट है, ऑथेंटिक है, उसको आप माने। मेरा प्रयास है आपको जानकारी देने का कि एक कर्मचारी को डीडीओ लेवल पे कौन कौन से जो भी अवकाश है वो स्वीकृत किए जा सकते हैं, या डीडीओ कौन कौन से अवकाश है स्वीकृत कर सकते हैं। खास करके जो नवनियुक्त कर्मचारी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन से अवकाश होते हैं और कौन कौन से अवकाश है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उपार्जित अवकाश की। तो उपार्जित अवकाश सेवा नियम 91(3) के अनुसार डीडीओ एक समय में अधिकतम 120 दिन का अवकाश है वो स्वीकृत कर सकते हैं। उपार्जित अवकाश की बात है। इसके अलावा समर्पित अवकाश, समर्पित अवकाश जो जिसको सरेंडर लीव कहते हैं, नियम 91(a) के तहत एक वित्तीय वर्ष में 15 दिन का समर्पित अवकाश नगद भुगतान के लिए किसी भी कार्मिक के डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अब ये बात करेंगे कि जो प्रोफेशनल्स है उनको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोफेशनल्स को समर्पित अवकाश नहीं मिलेगा। जो भी स्थायी कर्मचारी है, अगर वो अपने जमा समर्पित जो भी पीएल है उसका अगर नगद भुगतान चाहते हैं तो डीडीओ अधिकतम 15 दिन का नगद भुगतान के लिए आवेदन स्वीकृत कर सकता है। यानी आपको 15 दिन का है वो नगद पीएल है, 15 पीएल का आपको सरेंडर का भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद में सेवानिवृत्ति पे, तो कोई भी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसके द्वारा जितने भी उपार्जित अवकाश अर्जित किए जाते हैं उनमें से अधिकतम 300, क्योंकि 300 से अधिक होने पे वो लैप्स हो जाते हैं। 300 या 300 से कम जितने भी हो, 290 हो, 295 हो, उनका पीएल का नगद भुगतान है वो डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अब एफएमएस 3.0 पे 300 पीएल का या पहले जो पे मैनेजर पे बनता था, किस तरीके से भुगतान वगैरह होता है वो सारा प्रोसेस मैंने लाइव करके बताया हुआ है, वीडियो बना रखें, आप जरूर देखें। अब बात करेंगे अर्धवेतन अवकाश की, एचपीएल। तो नियम 93(a) के अनुसार किसी निजी कारण से या चिकित्सा कारण से 120 दिन का अर्धवेतन अवकाश एचपीएल डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, और इसमें अर्धवेतन का नियमानुसार ही भुगतान किया जाता है। अब बात करेंगे रूपांतरित अवकाश या कॉम्यूटेड लीव। तो नियम 93(b) के अनुसार स्थायी सेवा के कार्मिक जो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, जैसे नॉर्मल भाषा में जो मेडिकल कहते हैं, अर्धवेतन अवकाश को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित करवा करके 120 दिन तक अवकाश है वो डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कार्मिक के रूपांतरित अवकाश स्वीकृत करने पर उसकी दुगनी संख्या में अवकाश के दिनों को एचपीएल लेखा में से घटाया जाएगा। यानी आप मान लो जैसे 10 दिन की मेडिकल लेते हैं तो आपकी 20 एचपीएल वो आपके बैलेंस में से घटाई जाएगी एवं कार्मिक को फुल पे के हिसाब से वेतन भुगतान किया जाएगा। यानी उस दौरान आपकी जो भी एचपीएल कटेगी और आपको पेमेंट उस दौरान फुल मिलेगा, तो वो उस पेमेंट के एवज में वो काटी जाएगी। तो इसके अलावा नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष बाद यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ये नियम 93(4) के अनुसार है। अब है अदेय अवकाश, लीव नॉट ड्यू। अब स्थायी कर्मचारी है, इनको किस आधार पर किया जा सकता है? निम्न शर्तों पे। तो अदेय अवकाश के एक बार में 90 दिनों तक ही डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। इसके बाद भी यदि एचपीएल पहले से जमा हो तो अधिकतम 120 दिन तक इसको डीडीओ स्वीकृत कर सकते हैं, और संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिन तक स्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें से 180 दिन का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर और शेष 180 दिन अन्य आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है, और जो निदेशालय स्तर से स्वीकृत होगा या जो भी उच्च अधिकारी लेवल से होगा। तो ये तो थी बात अदेय अवकाश के बारे में। इसके अलावा अब अदेय अवकाश के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी कि सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही कर्मचारी अदेय अवकाश के बाद सेवा में वापस उपस्थित हो पाएगा, यानी उनकी स्वीकृति जरूरी होगी, और अदेय अवकाश की संख्या उस अनुपातिक संख्या से अधिक नहीं हो सकती जो कर्मचारी अवकाश से वापस आने पर आकर के उतनी संख्या में एचपीएल अर्जित कर सके। इसके अलावा अदेय अवकाश स्वीकृत किए जाने पर वह कर्मचारी के एचपीएल खाते में माइनस में डेबिट में लिखा जाएगा, जिसका समायोजन भविष्य में अर्जित एचपीएल से होता रहेगा, और इस अवकाश में कार्मिक को अर्ध वेतन की दर से वेतन का भुगतान किया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद में असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है असाधारण अवकाश। स्थायी कर्मचारी के चिकित्सा या अन्य कोई पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए एक समय में 3 महीने से लेकर के 18 माह तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। जिसने एक साथ 3 महीने से अधिक का असाधारण अवकाश जो स्वीकृत है वो वित्त विभाग की पूर्व सहमति से उक्त शिथिलता के बाद ही स्वीकृत किया जा सकता है।
तो ये तो 3 महीने से अगर अधिक की बात है तो वो फिर उच्च अधिकारी लेवल से स्वीकृत होगा। और मैं जो भी बता रहा हूँ अब इसमें हो सकता है कुछ संशोधन हो, क्योंकि लेटेस्ट मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये अपडेट होते रहते हैं, तो इसमें भी अगर कोई अपडेट हो तो आप उसकी पालना करें। ये जानकारी सारी आपकी जानकारी के लिए है। वीडियो स्तर पे 120 दिन तक अवकाश है वो स्वीकृत किया जा सकता है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिए वीडियो 120 दिन से अधिक अवधि भी सैंक्शन कर सकते हैं। प्रोबेशन काल में भी 30 दिन तक असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी और उससे अधिक का अगर अवकाश है तो वो प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। ये प्रोबेशनर्स के लिए। अगला है मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव है। तो सेवा नियम 103 के अनुसार स्थायी कार्मिक या प्रोबेशनर्स ये दोनों को मिलता है। और जो महिला कर्मचारी है उनके लिए चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर 120 दिन का मातृत्व अवकाश डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। तो 120 दिन यानी 6 महीने का अवकाश है वो स्वीकृत किया जाता है, मैटरनिटी लीव। अब पितृत्व अवकाश, तो जो पुरुष साथी हैं वो भी नाराज नहीं हो, उनके लिए भी प्रावधान है कि सेवा नियम 103A के अनुसार स्थायी कार्मिक और प्रोबेशनर कार्मिक अपनी पत्नी की प्रसूति से 15 दिन पूर्व से लेकर के प्रसूति के 3 माह की अवधि के दौरान पुरुष कार्मिक को 15 दिन का पितृत्व अवकाश पैटर्नल लीव है वो मिलता है। और वो अवकाश पत्नी की देखभाल के लिए डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, जो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत होता है। यानी अगर आप पहले ले रहे हैं तो आपको बाद में सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और बच्चे के जन्म के बाद में ले रहे हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और इसकी भी एंट्री है आपकी जो सेवा पुस्तिका सर्विस बुक होगी उसमें होगी। तो ये मातृत्व अवकाश 180 दिन का और पितृत्व अवकाश है वो 15 दिन का। अभी कुछ दिन पूर्व एक साथी ने पूछा भी था कि क्या प्रावधान है, तो इसका प्रावधान ये है कि प्रसूति से 15 दिन पूर्व से लेकर के 3 माह की अवधि के दौरान आपको 15 दिन का अवकाश है वो मिल सकता है। अब बात करेंगे चाइल्ड केयर लीव की। तो CCL चाइल्ड केयर लीव, एक CCL जो मंत्रालय कर्मचारी को मिलती है वो अलग है शनिवार को, उसके संबंध में अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। और चाइल्ड केयर लीव के संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। छोटी सी जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22/5/2018 और 10/9/2018 के अनुसार महिला कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा प्रदान की गई है। और उक्त 120 दिन तक की चाइल्ड केयर लीव है वो डीडी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है, और अधिकतम 2 वर्षों की स्वीकृत की जाती है। और इसके बारे में अगर आप विस्तार से चाहते हैं तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है CCL के बारे में विस्तार से, कौन कौन से प्रपत्र होंगे, कितने दिन का स्वीकृत एक साथ किया जा सकता है, अगर 365 दिन से अगर ज़्यादा आप CCL लेते हैं तो आपकी कितना वेतन कटेगा, वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। तो वो वीडियो जरूर देखें। ये थी छोटी सी जानकारी जो डीडीओ लेवल पे अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं उनके बारे में। मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर इनमें भी कुछ अपडेट होता है तो आप कृपया जो भी लेटेस्ट नियम है उनकी पालना करें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।